दवाइयों के सहारे उनका काम चलता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो स्कूल में भी भेजा जब 5-6 साल की थी, लेकिन बस नाम मात्र की थी चीज़ें कि कभी चली गई कभी नहीं गई। मुझे अच्छे से याद भी नहीं है कि मतलब कैसे आटा लगाना भी मुझे ठीक से नहीं आया करता था, सिर्फ देख के रख दिया करती थी। मैं बोल नहीं सकूँगी, मतलब पूरी हरियाणवी में नहीं बोल सकती। अच्छा। तो उसके बाद मतलब आप बड़े थे, घर में बड़े थे, भाई छोटे, तो माँ है, आप हो, भाई है, तो इस प्रकार का आपके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, क्योंकि माँ भी आप बताने लग रहे हो मतलब बेड पे आएगी थी। हाँ। तो उसके बाद आगे कैसे समय गया? बस कुछ खेती बाड़ी थी जी, खेती बाड़ी करते थे। और मामा थे, मेरे मामा ने पूरा सपोर्ट करा। 2 बहन भाई थे मेरी मम्मी और, तो पापा के जाने के बाद मामा जी ने मुझे और मम्मी को संभाला, पूरे परिवार को मान लिया। भैंस रख लिया करती थी मम्मी, एक भैंस में अपना काम जैसे तैसे वो मुझे समझा देती। तो बहुत छोटी सी थी, 13-14 साल की, तब से ही दूध दाद निकालना, घर का काम, भैंसों का काम सब मैंने करना शुरू कर दिया था। अच्छा। और 5-6 किले थे वो, उनमें से एक आध अपनी जुताई करते थे, बाकी कुछ माड़ बटाई पे दे दिया करते थे। तो बस उसी से गुजारा चलता था। इनकम का सोर्स भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि पापा और कोई जॉब में नहीं थे, जमींदारा ही करा करते थे। गाँव कौन सा? गाँव मेरा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली, मैं पालड़ी पनियारा से। फिर उसके बाद मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ी, शादी की उम्र भी आ जाओ है, क्योंकि समय तो आ गए हर चीज़ का। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। तो मेरी शादी भी जब मैं 17 साल की थी तो मेरी शादी हो गई थी। और 17 साल की उम्र में, मतलब हाँ जी। टीनेज? हाँ टीनेज में, और शादी भी मेरी लव मैरिज थी। अच्छा। हाँ जी। मतलब घर वाले, परिवार वाले सहमत थे इस बात में? नहीं, बहुत ज़्यादा सहमत नहीं थे। बस वही वाली बात है कि मुझे पसंद था, करना था, तो मामा जी मेन थे, मामा जी ने स्टैंड लिया था। चाचा था वो मेरे सब खिलाफ थे, किसी ने सपोर्ट नहीं करा था। मेरी शादी के लगभग 13-14 साल बाद घर वालों ने बोलना स्टार्ट किया। उनसे तो बोलना चालना भी सब बंद हो गया था। सेम कास्ट थी लेकिन दूर की रिश्तेदारी पड़ती थी। हाँ जी, तो इस वजह से मेरे दादाजी को ऑब्जेक्शन था कि नहीं कर सकते। शादी में गई थी मैं, रिलेटिव भी थे, इनके मामा थे वहाँ पे और मेरे पापा की बुआ थी। तो वहीं पे हमारी मुलाकात हुई थी, किसी कॉलेज स्कूल वगैरह में नहीं मिले थे। और वहाँ गए तो फर्स्ट टाइम ही वहाँ पे मिले थे। उसके बाद फिर हम सीधा मतलब मुलाकात हुई थी हमारी एंगेजमेंट के टाइम पे। इस दौरान ये भी नहीं कि कहीं मिले या कोई बातचीत हुई नहीं। उस टाइम घर में फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, लैंडलाइन फ़ोन पड़ोस में हुआ करते थे। इसी पे तो मामा जी की कॉल आ गई, बुआ जी के, इतने कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, गिने चुने 1-2 रिश्तेदार थे जिनसे बात होती थी। तो उन्हीं के फ़ोन पे बस इनका फ़ोन आना शुरू हुआ था और 5-6 महीने हम लोगों ने बात करी। उसके बाद फिर एंगेजमेंट प्रॉपर तरीके से, मतलब सब कुछ हुआ। एंगेजमेंट के बाद भी 5-6 महीने निकले, उसके बाद फिर शादी थी। सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से हुई, सब रीति रिवाज से हुई, लेकिन वो रिश्तेदारी की वजह से सबको ऑब्जेक्शन था। तो सब खिलाफ सा ही हो गए थे। चाचा था वो, कोई बात नहीं करते थे, कोई नहीं बोलते थे। हारी बीमारी में, मुश्किल में, सुख में, दुख में, मतलब हर तरीके से आना जाना छूट गया था। फिर जब भाई बड़ा हुआ तो उसकी शादी में मतलब 13-14 साल बाद उन लोगों का आना जाना दोबारा से शुरू हुआ था। उस बीच हम लोगों ने अकेले ही अपने सुख दुख जो भी थी, जैसी भी परिस्थितियाँ थी, चाचा ताऊ सबके इस हिसाब से होते हैं। हमारी जो अभी जो जनरेशन है, हमारी पीढ़ी है, जो उनके बच्चे हैं, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस टाइम पे ताऊ चाचा सब कोई सपोर्ट नहीं करते थे। कौन सा सन में होगी थी शादी? मेरी शादी हुई थी 2009 में। अच्छा, पढ़ा कर दो उस टाइम पे? हाँ, मैं फर्स्ट ईयर में थी उस टाइम, अच्छा। ग्रेजुएशन करती थी। भाई मेरा भाई 7-8 साल का था उस टाइम पे। भाई मेरे से काफ़ी छोटा था। मतलब अभी आपने इतनी अच्छी एक मतलब देसी भाषा में कहूँ तो साखी सुनाई है, कहावत कही कि मेरे पीछे तो मेरी शादी के बाद कोई संभालने वाला ही नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। मतलब किसको, भाई को, भाभी को, किसको क्या बोलूँ। मेरा 8 साल का भाई, मतलब साथ भी नहीं ले जा सकती थी। साथ ले जाऊँ तो पीछे से मम्मी को कोई देखने वाला नहीं था। इस तरह की कंडीशन थी कि जब स्कूल ही हम नहीं जा पाते थे। मतलब इतना मुश्किल था कि मैंने जो चीज़ें ग्रेजुएशन तक मैंने पढ़ाई करी शादी से पहले, तो वो बहुत मुश्किल था। एक दिन स्कूल गए, फिर नोट्स वगैरह ले आए बना के, कुछ ऐसा नहीं था कि प्रॉपर स्कूल जाना। टीचर्स को सबको ये पता होता था कि इसकी कंडीशन ऐसी है कि आई नहीं सकती। मुझे 10th में री भी आई, इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा मतलब वीक थी, क्योंकि प्रॉपर तरीके से पढ़ ही नहीं पाती थी। और फिर मेरे बाद भाई की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, साथ उसको ले जा नहीं सकती थी।
पीछे छोड़ूं तो मम्मी उठ ही नहीं पाती थी। मतलब मैं इतना, लड़कियां तो नेचुरली कहूँ तो मतलब एक वरदान ही है कि स्ट्रॉन्ग बाई बर्थ ही होती हैं। तो मैंने वो चीज़ें संभाली, लेकिन भाई को बहुत मुश्किल हुई। मैं मतलब वो अगर बैठ गई ना, बाथरूम में बैठ गई तो उनसे उठा भी नहीं जाता था। ऐसे यूं हाथ डाल के तब मैं उनको उठाया करती थी। एक एक डेढ़ महीने वो हॉस्पिटलाइज रहती थी, कभी दिल्ली कभी जयपुर ट्रीटमेंट चलता था उनका। और भाई तो फिर जैसे गई तो मतलब जाती तो घर का इतना रहता था, बारिश ससुराल में होती थी। और मैं इनको कहती कि वहाँ का मुझे कोई फिक्र नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, बस मायके की तरफ ध्यान था। ऐसी कंडीशन थी कि बाहर अगर चारपाई है तो भाई बिल्कुल छोटा था और मम्मी की खुद की उठने की हालत नहीं थी। तो वहाँ बारिश होती तो मैं वहाँ बैठ के रोती थी कि अब मेरे घर में मतलब चीजें कौन उठा के रखेगा। अगर बाहर सो भी रहे हैं तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठा के अपनी चारपाई तक अंदर डाल सके। और मैंने खुद बिस्किट, चाय बिस्किट खा खा के मतलब हमने दोनों बहन भाइयों ने काम चलाया। इतनी मतलब एक उम्र पे ही बंदा सीखता है, और मैं इतनी छोटी थी कि वो सब चीजें खाना वाना बनाना वो पॉसिबल ही नहीं था उस टाइम पे। करती थी चीजें जड़ी कटी ऐसे खा ली। तो सुबह भी जाते थे, पॉकेट मनी देने की भी इतनी मम्मी की गुंजाइश नहीं थी। फिर कमाने वाले चले गए तो कहाँ से देंगे, और खुद वो कर नहीं सकती थी। तो आधी से ज्यादा बार हम लोग भूखे जाया करते थे। तो पीछे से भाई का यूँ रहता था कि चलो मैंने जैसे तैसे टाइम निकाल लिया, उन चीज़ों से निकल गई। और भाई को फिर मैंने और मम्मी ने, मैं भी बड़ी बहन थी तो उसकी इतनी ज़्यादा केयर करी, उसको कभी फील नहीं होने दिया। जब ससुराल जाने लगी तो सोचा कि अब ये कैसे मैनेज करेगा। ससुराल भाई को ले जा सकती हूँ, लेकिन माँ को तो ये भी नहीं था कि मैं ससुराल में उठा के ले आऊँ। गाँव में ये सब चीज़ें, फिर मेरी पूरी फैमिली थी, सास ससुर देवर ननद, किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं था अगर मैं लेके जाती तो, लेकिन पॉसिबल नहीं होती चीज़ें। अभी तो शाम हुई, घूमने चलो ना पापा, चलते चलते थक गई हूँ, जब कंधे पर बिठाओ ना पापा। स्कूल तो मेरा पूरा हो गया है, अब कॉलेज जाने दो ना पापा। पाल पोस कर बड़ा किया है, घर की चौखट से विदा तो मत करो ना पापा। जब डोली में बिठा ही दिया है तो आंसू तो मत बहाओ ना पापा। आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते, एक बार और मुस्कुराओ ना पापा। आपने मेरी हर बात मानी है, एक बात और मान जाओ ना पापा। मैं धरती पर बोझ नहीं हूँ, ये बात इस दुनिया को समझाओ ना पापा। उस टाइम पे मतलब पापा की भी याद आई होगी, कोऑपरेशन किसने करा, जैसे कि मामा का नाम ले लेते, उस मतलब माँ के बाद माँ और माँ डबल माँ हो जाए, तो मामा तो वो चीज़ बहुत अच्छे से उन्होंने निभाई, जैसा आपने बताया ना उसी तरीके से। शादी के टाइम पे भी मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ। उनको पता था इसकी लव मैरिज है, घर वाले भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी फैमिली है मेरी, मायके में भी बहुत बड़ी फैमिली है। उसके बाद भी उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया, मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया। मतलब मेरे लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सुनी, चाचा ताऊ सबने उनको बहुत कहा कि तू सपोर्ट नहीं करता तो ये शादी नहीं होती। लेकिन उन्होंने कि चलो बच्ची की खुशी के लिए, चाहे उनको समाज का डर था कि कहीं कुछ कर जाए, मेरे ऊपर से चली जाए, फिर मेरी नाक कट जाए, या उनको डर था या प्यार था, जो भी था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया। और रही बात पापा के प्यार की, तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी उन्होंने। मतलब मामा थे, पापा बोल नहीं सकती थी, लेकिन पापा से ज़्यादा बढ़ के थी मेरी लिए। एक फ़ोन करते थे तो फ़ोन कटता नहीं, वो दूरी पता नहीं वो कैसे तय करते थे, वो मैं भी नहीं जानती, लेकिन वो मुझे तैयार मिलते थे। मम्मी बीमार हो जाए तो अड़ोस पड़ोस में लोग, उस टाइम पे चाचा ताऊ इतने काम नहीं आया करते थे, बहुत दूर का भाईचारा होता था, उनको बुलाते थे। तो मम्मी के सिराने हम बैठे रहते, और उनके पहुंचने के टाइम तक जैसे ही वो पहुंचते तो उनको हॉस्पिटलाइज करवाते। मतलब उनका एक हाथ ऐसा था जो जब वो सिर पे फेरते थे ना, तो माँ और बाप दोनों की गली पूरी हो जाती थी। और मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा दुख आया ना, मतलब मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि मतलब रोना पैदा हुई तब से रोना पीटना ही था। प्यार तो था ही नहीं कि कोई कुछ खेल लिया, अपने लिए कुछ टाइम निकाला। शुरू से मतलब बहुत बोझ रहा जिंदगी में, तो बहुत आदत हो गई। अब भी जब कहीं जाते हैं ना तो साथ वाले कहते हैं कि यार तू इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई। मैंने कहा स्ट्रॉन्ग हुई नहीं, हालातों ने बना दिया। इतनी छोटी उम्र में पापा का जाना, फिर चाचा का साथ था, वो भी चले गए कुछ साल बाद, और मम्मी बेचारी खुद को ही नहीं संभाल पाती थी। इतनी चिड़चिड़ी भी हो गई थी कि मतलब प्यार साथ, उनको खुद को ही नहीं पता था कि कैसे अपने आप को संभालूं। और जब मामा गए ना, मतलब मुझे लगता नहीं था, वो जब तक थे तब तक मामा का रास्ता, मामा गए मतलब मामा मेरे एक्सपायर हो गए। और वो जाने के बाद ही मुझे अनाथ वाली फीलिंग आई। नहीं, मुझे कभी नहीं लगता था कि मेरे पेरेंट्स नहीं है। मुझे किसी की कमी महसूस नहीं होती थी, चाचा की, ताऊ की, माँ की, बाप की, कभी किसी की कमी महसूस नहीं होती थी। वो मेरे साथ ऐसे बात करते थे। एक मतलब हस्बैंड वाइफ की भी कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसी प्राइवेट बातें होती हैं जो हम किसी क्लोज फ्रेंड के साथ ही शेयर कर सकते हैं।
उनमें वो रूप था कि मतलब माँ बाप का तो था ही था, लेकिन मैं अपने घर की पारिवारिक, हम हस्बैंड वाइफ की हर एक बात मैं उनके साथ शेयर किया करती थी। और अब वो चले गए तो आज के दिन मैं सच बताऊं कि मैं बहुत बड़ी तकलीफ में हूँ, परेशानी कुछ भी है, सुख या दुख में किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। एक फ़ोन के साथ वो आते थे, एक वीक हो जाता था ना तो भी वो यूँ सोचते थे कि एक वीक हो गया तो कैसे देखूँ, कैसे बात करूँ, कैसे मिलूँ। बहाने से हाफ डे लेके, आर्मी से रिटायर्ड थे, स्कूल में प्राइवेट में जॉब किया करते थे, हाफ डे लेके किसी ना किसी बहाने से आ जाया करते थे कि मैं बस बात करने के लिए आया। मतलब जताया भी नहीं, वो ये ना माँ बाप वाला कि माँ किसी भी तरीके से प्यार जता देती है, लेकिन बाप अंदर भरे रखता है, उस हिसाब से अपना प्यार लुटा नहीं पाता अपने बच्चों के ऊपर। वो सेम मामा जी का था कि उनके अंदर मेरे लिए बहुत प्यार भरा था, वो जी भर के उड़ेल भी नहीं सकते थे, लेकिन मैं बहुत मतलब गहराई से महसूस कर सकती थी उस चीज़ को। क्या दिक्कत बन गई थी उनको, कैसे? वो कोविड में एक्सपायर हुए थे, ब्रेन हेमरेज उनको हो गया था, बहुत हेल्दी थे, कभी कोई छोटी मोटी भी दिक्कत उनको नहीं हुई थी। और मम्मी के जाने के बाद भी मुझे कभी नहीं लगा था। मेरी मम्मी लास्ट टाइम जब बीमार हुई तो मम्मी भी मेरे मम्मी भी काफ़ी टाइम हो गया। मम्मी लास्ट टाइम जब एक्सपायर हुई थी तो दुर्लभ जी में थी और 40 दिन दुर्लभ जी में एडमिट रही थी। मम्मी को हो गए 5-6 साल के करीब एक्सपायर हुए। तो दोनों बहन भाइयों में भी बहुत ज़्यादा प्यार था और मम्मी को मैं रांची खुशी लेके गई थी। परमानेंट बीमार तो थी वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी। दुर्लभ जी हम लोग लेके गए। तो अब जैसे मैं बड़ी हुई तो मामा जी ने थोड़ा सा मतलब कमांड संभालना छोड़ दिया था कि पैसे की ज़रूरत हो, कोई भी ज़रूरत हो मुझे फ़ोन कर देना, तुम हस्बैंड वाइफ संभाल सकते हो। तो हम लोग ही लेके गए थे और मम्मी बहुत ठीक थी। लास्ट टाइम सर्जरी हुई उनकी 25वें-26वें दिन, तो उसके बाद रिकवर नहीं कर पाई वो, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी। फिर मैंने मामा जी को फ़ोन किया कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमें लगभग 10 दिन पहले ये पता लग गया था कि मतलब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब ये बचेंगी नहीं। उनकी बड़ी आंत की सर्जरी हुई थी और वो रैप्चर थी पूरी अंदर से, वो चीज़ हील ही नहीं हो पाई। तो हटाया तो शायद वो चली जाए। उन्होंने बोला कि तू लास्ट टाइम मिलेगी अगर उसको ये तसल्ली दे देगी कि तेरे बेटे का ध्यान हम बहुत अच्छे से रखेंगे, तो टेंशन ना ले, तो शायद उसका जी निकल जाए। वो परेशान हो रही है, जान तो है ही नहीं, गिनी चुनी सांसें हैं। बाहर से मैं देखती तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी जाने की, कि जब मैं लेके गई तो ऐसे लिटा के मौज मस्ती करते खिलाते पिलाते लेके गई थी और इस तरह की हालत, मतलब बहुत बुरी हालत थी। फिर जैसे अंदर गई तो हाथ पकड़ के मुझे भी लगा कि अब तो मतलब कोई बच्चा होगा जो ये चाहेगा अपने माँ बाप के लिए कि अब ये मतलब चला जाए ज़िंदगी छोड़ के, हमें छोड़ के। और उनकी उस हालत में पहली बार मैंने अपनी माँ के लिए प्रार्थना करी कि अब बहुत हुआ बस, कि अब भगवान बस अब इनको उठा ले। मतलब उसका दुख को देखा हुआ तड़पा उनका दुख नहीं देखा गया मेरे से। माँ मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने इतनी जिम्मेदारियां उठाई कि 18-19 साल की उम्र में विधवा हो गई। पति का सुख नहीं, फिर दूसरा पर ले लगाया तो उसका भी सुख नहीं मिला। और काम करने की हालात नहीं होते थे, काम करने के ऐसे मतलब घसीट घसीट के उन्होंने काम करा, हमें पढ़ाया। सरकारी स्कूल में कभी हमें नहीं भेजा, मतलब जैसे भी हालात रहते हूँ कहते दवाई कम खा लूँगी लेकिन तुम लोग पढ़ो लिखो, पता नहीं मेरी ज़िंदगी कितने दिन की है। और हिम्मत करके उस सिचुएशन में मैंने ये बोला कि भगवान बस इसकी जिम्मेदारी यहीं तक थी। मतलब पेरेंट्स की जिम्मेदारी तो बहुत होती है, शादी के बाद भी माँ बाप यूँ चाहते हैं कि अभी बच्चों को बच्चे हो जाए, मैं इतना और कर दूँ, इतना और कर दूँ, लेकिन मम्मी की हालत ऐसी थी। मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी यहीं तक थी कि मैं बड़ी कर दिया, अब अपने भाई को मैं बड़ा कर सकती हूँ। इतनी तकलीफ में थी, इतना रात दिन हम ऐसे पेट दबाते रहते, हाथ पैर दबाते रहते, 2-2 दिन तक अन्न का दाना नहीं जाता था, फ्रूट जूस के साथ रहना। तो बस मैंने उनके सिराने खड़े होकर यही प्रार्थना करी थी कि भगवान बस अब इसके बाद आज मैं मिल के जाऊँ तो दोबारा मैं इनसे मिलने ना आऊँ। तो दुख देखा नहीं गया बेटी पे, सारी बात माँ ते शेयर कराया कर थी, वह रूप बिना पात्या का बढ़ता गहरी छाँ थी रहे, जो मेरी सबसे ज़्यादा फिक्र कराया करती कोई और नहीं मेरी माँ थी रहे। माँ राजा की रंग की, चोर की, फकीर की, चाहत का अंबार हूँ, कभी किस्मत पर इठलाती रह, कभी सुविधाता को खोजती, कभी करनी पर पछताती, फिर भी सबको अपना एक समझती। मेरी चाहत क्या मैं नहीं जानती, अपनी झोली का सब कुछ अपने बच्चों पर लुटाती। जवानी जाती जरा चलाता, बच्चों के सारे मेरा बुढ़ापा कट जाता। मैं राम की माता कौशल्या हूँ, मैं गांधारी हूँ, मैं कुंती हूँ, मैं तो परशुराम की माता हूँ। आखिर मेरी पहचान है, मैं ममता की मूर्त हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं तो ममता की छान हूँ। माँ बेटी जो भी बात होगी अपनी पर्सनल बात, सबसे पहले माँ का आगे बताया कर, लेकिन
एक बेटी ने मजबूरी बस नु कहना पड़ गया ये भगवान इसकी और दुख ना दे मेरी माँ ने इसका अच्छा तो इसकी माटी सुनवा ले जितना पेरी हम नहीं बोलिया करा क्योंकि वो दुख बेटी को देखने नहीं गया माँ को। मैं जब 5-6 साल की थी तभी से उनको देखती आ रही थी, लेकिन तब मजबूरी थी, तब मुझे भी मतलब ज़रूरत तो पूरी ज़िंदगी रहती है, पर उस टाइम उनके अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं था। उनका एक एक मिनट का दुख परेशानी तो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और लास्ट सिचुएशन में तो सच में मैंने मन से ये दुआ मांगी थी, और मैं भगवान का सच में धन्यवाद करती हूँ कि वो वहीं पे ही बस उसी दिन वो ख़त्म हो गई, क्योंकि उनकी ज़िंदगी नहीं नरक से बेहतर थी। जो इंसान उठ के चल नहीं सकता, मतलब लेट बार तक नहीं जा सकता, खाना नहीं खा सकता, इच्छा है और फिर भी खा पी नहीं सकती, पूरी ज़िंदगी बिना मतलब किसी आदमी के, आपको पता है जब मतलब कई चीज़ें याद आती है ना, अभी भी जब याद आ जाती है तो अकेले में बहुत स्ट्रॉन्ग करती हूँ, लेकिन अकेले में बहुत रोती हूँ मैं। मतलब उनसे चला नहीं जाता था, मैं छोटी थी, भाई तो इतना छोटा था कि भाई को मैंने अपनी गोदी में खिलाया है खुद। काफ़ी बड़ा घर था गांव में, जब कोई मतलब जहरीला जानवर भी आ जाए ना, जैसे एक बार क्या था कि भैंस रखते थे हम लोग और सांप निकल गया काफ़ी बड़ा घर में, और मम्मी उठ के नहीं चल सकती थी तो कहाँ, और बच्चों को तो आपको पता है कितना डर लगता है, और मतलब चाचा ताऊ का इतना सपोर्ट नहीं होता था, बैठे बैठे मेरे साथ रोती थी कि मतलब 2-2 आदमी घर में थे, और फिर भी आज हमारी इस तरह की सिचुएशन है कि जहाँ मतलब इंसान की ज़रूरत है, आदमी की ज़रूरत है, उस जगह आदमी नहीं है। वो मुझे यूँ तसल्ली देते कि ये हमारा पितर है, हमारा ये है वो है, उसको ये पता था कि मैं कुछ कर नहीं सकती, और आस पड़ोस का मतलब इतना था, बहुत ज़्यादा गहराई में मैं नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि चीज़ें उस टाइम कुछ और थी, आज कुछ और है। वो जनरेशन वो जो चले गए उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, चाचा ताऊ जो भी थे उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, अब जो भी है वो बहुत अच्छे से साथ है, सपोर्ट करते हैं, तो मैं तभी बातों को नहीं उखाड़ना चाहती, लेकिन सीरियसली मतलब एक आदमी की कमी घर में बहुत खलती है। अब जब भाई बड़ा हुआ है ना तो यूँ लगने लगा है कि उस घर में कि वो घर है, तो छोटी छोटी बातों पे हमें इतना महसूस होता था कि मतलब जो चीज़ करने में हम कामयाब नहीं थे उस चीज़ को दूसरा मोड़ दे देना। मम्मी ऐसे करके बहलाया करती थी कि कोई बात नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती, तो उसको एक अलग रूप दे दो कि बच्चा डरेगा नहीं, बच्चे को फील नहीं होगा कि मेरा पापा नहीं है या हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उस औरत ने किया। मैं तो मतलब मेरे गाँव में भी जब वो एक्सपायर हुई थी ना, लोग आते तो सच में यूँ कहते कि बेटा झांसी की रानी की तरह वो जी है, तो लोग सच में सल्यूट करते हैं उस औरत को हर तरीके से। एक अकेली औरत का और युवा अवस्था में विडो हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। उस टाइम पे मतलब आपने जब शादी करी उस टाइम पे वो पक्ष में थी माँ? हाँ, मम्मी मेरे पक्ष में थी। क्योंकि गांव देहात में अगर आप बात करा, गांव देहात की बात करा तो उसमें जो लव मैरिज है समाज उसने मतलब स्वीकार को नहीं करता, तो समाज में आस पड़ोस में सगे संबंधियों में मतलब इस बात को कहा गया होगा भाई आपके ऊपर मतलब तरह तरह की बातें भी करी गई होंगी। बहुत ज़्यादा करी गई थी, बहुत ज़्यादा करी गई थी। मतलब ये चीज़ अगर मैं बताऊं कि हम शादी से पहले कभी नहीं मिले थे तो कोई नहीं मानता, मतलब फिल्मी सी बातें लगती हैं कि इन्होंने 4-5 महीने बात करी और कभी मिले नहीं, लेकिन ये बात सच थी। और मेरी मम्मी मेरी ससुराल वाली फैमिली को पहले से भी जानती थी, मैंने बताया कि दूर की रिश्तेदारी में है तो उनको पता था। और जब हमारी आपस में बात हुई तो जब 5-6 महीने बात करी तो मैंने अपने घर की सारी कंडीशन बताई अपने हस्बैंड को कि ये चीज़ें हैं, मेरी माँ की ये कंडीशन है, पापा मेरे हैं नहीं, और शायद शादी के बाद मुझे अपना परिवार साथ भी रखना पड़े, इस तरह की भी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। तो उन्होंने सब चीज़ें मतलब हाँ ठीक है, हर चीज़ के लिए वो एग्री थे। और यही नहीं है कि शादी से पहले ही एग्री थे, कुछ चीज़ें होती है ना कि चलो वो प्यार में थे, शादी करनी थी, या वो मतलब एक अलग ही उम्र होती है उस चीज़ में, ठीक है कि आप हाँ मुझे ये भी कबूल है, ये भी सब चीज़ों के लिए हाँ। उन्होंने बाद में बहुत अच्छे से निभाया। और मैंने मम्मी को यही चीज़ बताई थी कि एक तो मतलब रिश्तेदारी है और मैंने अपनी फैमिली की सारी कंडीशन, उनको पता भी है फिर भी मैंने सारी कंडीशन बताई, तो वो हर कंडीशन के लिए तैयार है। तो मम्मी को बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने बोला कि ठीक है अगर मामा जी एग्री करते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते, क्योंकि गोद वगैरह नहीं मिले थे हमारे, सेम कास्ट थी, बस मतलब पापा की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत थी कि वो एक उस पुरानी रिश्तेदारी को लेके, देखो दिक्कत शायद थी भी, उनका कहना भी सही था, मतलब मेरे दादाजी का कहना भी सही था। मेरे हस्बैंड के जो नाना है वो मेरे मायके में ही रह रहे थे, तो इस वजह से उनको दिक्कत थी।
लेकिन हमारी सगी बुआ थी, वो एक्सपायर हो गई थी, उसकी जगह दूसरी आ रही है जो मेरे हस्बैंड की नानी है। इस वजह से हमारे गोद वगैरह नहीं मिले थे, ना उनकी कोई औलाद थी। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि हम उसको भी बहन जैसा ही मानते हैं, हमारी बहन की जगह जो आई है उसको भी बहन जैसा मानते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए मना कर दिया। फिर मामा जी ने हाँ करी तो मम्मी का फुल सपोर्ट था। मम्मी ने कोई हाँ चाचा था वो सब, वो तो भाई है, वो तो ये है, पहले मिलते थे, बिना बाप की थी, बिना बाप की थी तो ये किसी ने नहीं देखा कि पूरी जिंदगी बोझ उठाया है अपने घर का, अपनी माँ का, अपने भाई का, तो घर की टोटल जिम्मेदारी सब मैंने उठाई। उस चीज़ में कोई ये नहीं कहता कि बिना बाप की और इतना सब किया, वो एक गलती वहाँ पे, और मैं गलती भी नहीं करूँगी क्योंकि मेरी ज़िंदगी का बहुत बहुत अच्छा डिसीजन था वो, सच बताऊँ तो, कि मेरे परिवार को इतना प्यार दिया, अपनी माँ की तरह माँ समझ के, मेरे भाई को आज भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी घर में मैं तू सबकी हो जाती है, किसी बात पे कोई बात हो गई तो मेरा भाई ऐसे बैठे बैठे मतलब अपने जिया जी का पक्ष लेते हैं, तो जब भी उनको कोई बोले कि तू अपनी बहन का पक्ष नहीं लेता, तो अभी हमारी एक छोटी सी बात हो गई थी, आपस में बैठे थे सारे, तो दोनों मैं तू करने लग गए, तो मेरी फ्रेंड्स थी 2-4, तो उन्होंने कहा कि तू अपने जिया जी का पक्ष क्यों लेता, अपनी बहन का क्यों नहीं लेता, बाप है, माँ है, जो भी है, तू ही तो है। तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, मतलब उसकी बात सुन के मेरी आंख भर आई सच में, लड़ाई भूल के, कि इतना छोटा सा, क्योंकि वो मुझे अपने बेटे जैसा ही लगता है, सच बताऊँ 8-9 साल मेरे से छोटा है। उसने मेरे से बोला आज वो डांट रहे हैं तो क्या हुआ, ये वही चीज़ें है जो उंगली पकड़ के मुझे इस घर में लेके आया था, मुझे पढ़ाया, मेरी शादी करी और फिर मुझे मेरे घर भेजा, तो आज बड़ा हो गया तो मैं वो चीज़ें भूल जाऊँ, मतलब बाप से ऐसा मुझे प्यार दिया, वो तो डांट रहे हैं, अगर वो इसको मारे तो भी मैं सामने ना बोलूँ, वो हस्बैंड वाइफ है, उनकी चाहे जो भी बात हो, लेकिन मैं उसका सामना कभी नहीं कर सकता ऐसे, कोई बात नहीं, डांट रहे हैं तो मतलब मेरे को गोदी में उठा के लेके आने वाला बंदा और फिर बच्चों का करके मुझे भेजा, शादी करके मैंने अपने भाई को घर भेजा है, तो ऐसे आदमी का सामना ले लूँ मैं एक छोटी सी बात के लिए कि वो मेरी बहन को डांट रहा है। शादी से पहले लाइफ और तरीके की अगर, लेकिन शादी होने के बाद में मतलब एक प्रकार का नया जीवन शुरू हो जाएगा एक लड़की का, सब चीजें ठीक बिल्कुल है, चेंज हो तो जाती मतलब आप की शादी के बाद का जो जीवन हो किस तरह का रहेगा? शादी के बाद बहुत अच्छा रहा, मतलब शादी करके मैं आई तो मैंने बचपन से कभी पापा बोल के नहीं देखा था, फादर इन लॉ मेरे बहुत अच्छे थे, मुझे बिल्कुल बाप के जैसा प्यार मिला, घूंघट पर्दा कुछ नहीं था। आज मेरी शादी को 15 साल हो गए और प्रॉपर गांव में मेरी शादी हुई थी, ये भी नहीं कोई सिटी है या ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ सिर पे दुपट्टा रखती थी। मेरे फादर इन लॉ ने आते ही बोला था कि भाई एक बेटी मेरी है, दूसरी तुझे बेटी बना के लेके आया हूँ और बिल्कुल बेटी की तरह ही रहना। उन्होंने मुझे मतलब सारी चीज़ें उस घर के अकॉर्डिंग, एक सास सिखाती है लेकिन मेरे ससुर ने मुझे सिखाया, घर की सारी जिम्मेदारियाँ, काम, मतलब पढ़ाई में मेरा दोबारा से एडमिशन करवाया, ग्रेजुएशन मैंने वहाँ कंप्लीट कर ली थी, फिर आने के बाद मैंने यहाँ पे MPSW किया, PG करी, तो यहाँ आने के बाद और हाँ जी, और जॉब में भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, सच बताऊँ मतलब उनको लगता था कि ठीक है एक परफेक्ट हाउसवाइफ की तरह आप रहो, आप पढ़ो लिखो लेकिन जॉब मैं करूँगा, लेकिन मुझे बहुत शौक था बोलने का भी और जॉब करने का भी और लिखने का, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था और भगवान की दया से मुझे मतलब जॉब भी ऐसी मिली, ऑफिशियल जॉब, कई सारी चीज़ें मन की पूरी भी हुई, जो चाहा वो मिला भी। मेरे फादर इन लॉ ने जब मेरी जॉब लगी थी तो वो मेरे हस्बैंड से ज़्यादा खुश थे, मतलब मेरे ससुराल में जितनी खुशी मुझे थी ना उतनी ज़्यादा खुशी मेरे ससुर को थी। अच्छा, जॉब कब लग गया? मेरी जॉब लगी थी अक्टूबर 2013 में, 2009 में मेरी शादी हुई थी। बहुत अच्छी फैमिली थी मेरी, ननद मेरी आज भी बहन की तरह रहती है। अच्छा हाँ हाँ, देखा कई बार मतलब यहाँ कैमरे पर आके न कई महिलाएं जो है अपनी ननद की बुराई कर दी पाऊंगी, कई अपनी सासू की बुराई कर दी पाऊंगी, कई अपने जेठ की बुराई कर दी पाऊंगी, अपना ससुरा की बुराई कर दी पाऊंगी, कई की मतलब अपना हस्बैंड गला नहीं पाओगी, लेकिन आपको हाँ, सारे ही पॉजिटिव दिखाने लग रहे नहीं मैं सच बताऊँ, मैं दिखाने नहीं लग रही हूँ, ये सच्चाई है, क्योंकि चीज़ें पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आज मैं यहाँ कुछ और बोल रही हूँ पर वो देखो नहीं पता, पूरी ज़िंदगी का किसी को नहीं पता होता, लेकिन 15 साल मेरी जैसी बीती है ना, वो मतलब सिर्फ बताने से नहीं, उनका नाम लेते ही मेरे चेहरे पे जो एक खुशी आती है ना, उससे भी कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि कोई दिखावटी बात नहीं है ये। मेरी ननद का सच में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है शुरू से, बहुत अच्छी है, जब वहाँ थी तब से भी, और अब अलग अलग रहने लग गई, उनकी शादी हो गई, ससुराल चली गई, मैं यहाँ हूँ, पर आज भी ननद का कम और बहनों जैसा प्यार है सीरियसली। अच्छा, ये चीज़ें मेरी बहुत अच्छी रही हैं, मतलब स्ट्रगल रहा मेरा बचपन में हद से ज़्यादा रहा, लेकिन शादी के बाद सब मुझे बहुत अच्छा बहुत अच्छी फैमिली मिली, बहुत अच्छे हस्बैंड मिले,
पहले मैं अकेली संभालती थी और अब दोनों ने मिलकर चीज़ों को संभाला। और मेरी भाभी और मेरी ननद, मतलब जब हम तीनों इकट्ठे होते हैं ना, तो सच में एक एग्जाम्पल सेट होता है कि मतलब ननद भाभी भाभी का भी ठीक बना है, बहुत अच्छी है वो भी। अच्छा। मतलब अब तक उन्होंने सब कहते थे कि तूने अपनी भाभी को, मम्मी एक्सपायर होने के बाद फिर मैं भाई भाभी को अपने साथ ही ले आई थी। अच्छा। गांव हमने छोड़ दिया था, पापा फादर इन लॉ मेरे एक्सपायर हो गए थे, फिर हम लोग यहाँ आ गए थे जॉब लगने के बाद। तो इन्होंने भी बोला कि हर रोज़ तू वहाँ नहीं जा सकती है, अब तो शहर में रह रहे हैं, वो गाँव वाला सिस्टम नहीं है कि मायके को उठा के ले आई, अब हम आराम से रख सकते हैं। तो मैं मम्मी भाई को यहीं पे ले आई थी। तो मैंने मम्मी को रखा 5 साल मेरे पास, फिर शादी के बाद भी हमने 3 साढ़े 3 साल मेरे भाई को यहीं पे रखा। भाई को बच्चा हो गया तब हमने उसको घर बेचा। उनकी शादी के 5-6 महीने बाद ही मम्मी एक्सपायर हो गई थी। तो अब नई भाभी भी घर में आई, ना अच्छा बुरा, ना किसी को जानती ना पहचानती, ना कोई संभालने वाला। और भाई की शादी भी 18.5 साल का था तभी हो गई थी। अभी भाई 25-26 साल का है। तो हम लोग भी साथ ही रहे, भाभी मेरे साथ ही रही। मतलब बच्चे रह के, बच्चे मतलब 33 की उम्र मेरी हो गई और इतने में मैंने भाई की शादी करके उनको भी अपने साथ रखा। कोई जिम्मेदार आदमी बड़ा जब सिर पे ना हो, और फिर ऐसे ननद भाभी का साथ रहना, सास बहू का साथ रहना, तो सोशल तौर पे भी मतलब एक रिश्ता ऐसा बना है कि आप साथ रहोगे और रहना होता है। लेकिन ननद भाभी इतना लंबा टाइम शादी के बाद साथ रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत अच्छे से हम लोग साथ रहे। उसने मेरी पूरी मेहनत को सफल कर दिया, सच बताऊं। जो मैंने बचपन से भाई को बड़ा करा, उसकी शादी करी, भतीजा भी यहीं पे हुआ। सब कहते थे साथ रहती है ना, एक दिन तेरा मतलब मायके की तरफ से ऐसा हो जाएगा कि तू वहाँ पैर रखने लायक नहीं रहेगी। लोग कहते थे, लोग इसलिए कहते थे कि भाभी को साथ रखती है, ननद भाभी का ऐसे साथ रहना, मतलब छोटी मोटी बातें जब साथ रहते हो तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ी बन जाती हैं। तू देखना एक दिन अकेली रह जाएगी, मतलब मायके की तरफ से तेरा कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, जैसा भी इनको इनके हालात पे छोड़। लेकिन उसने बहुत अच्छे से निभाया। उनको भेजे भी हो गए 2 साल कंप्लीट। तो उसने वो सारी चीजें जो मैंने बचपन से आज तक जो किया ना, वो थी नहीं, लेकिन उसने वो चीजें महसूस करी और बहुत मान सम्मान वो मुझे देती है सच में। अब वो चीजें याद करके मुझे सच में इतना दुख नहीं होता, क्योंकि जैसा मैं चाहती थी सब चीजें वैसी होगी। सही बात है, मेहनत मेरी कामयाब हो गई। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, यह भी बिल्कुल सच्चाई है। पूनम यादव जी, जिनके पापा का साया जो है सिर के ऊपर से वह बचपन में उठ गया था, जैसा कि इन्होंने बताया है। मैं मतलब इन्होंने तो शकल तक भी गुण देखा, इतनी छोटी थी यार। लेकिन उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते जो है परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ी, क्योंकि घर में बड़ी होने के नाते छोटा भाई रह गया। और मतलब जो इनके दूसरे पापा थे वो भी भगवान को प्यारे हुए भाई, लेकिन किस प्रकार से फिर आगे बढ़ी इन्होंने, मतलब अपने स्ट्रगल से, अपने संघर्ष से फिर इनकी सरकारी जॉब भी लगी, मेहनत करके नहीं आगे बढ़ी। तो साथियों, आपको इनकी यह जो कहानी है या किस प्रकार की लगी भाई, एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ना अपनी राय जरूर छोड़ दियो। चैनल पर जो साथी नए जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए, वह वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दियो आप। और बेंच लास्ट में कोई अगर आप मैसेज देना चाहो तो प्लीज करो। मैं देखो मैसेज क्या सबको, मतलब नुआ कहना चाहोगे आप भाई, पति को तो मतलब हर किसी ने परमेश्वर मानना चाहिए, और पति का भी फर्ज बना हुआ अपनी पत्नी को जो है लक्ष्मी मानना, और अपनी देवरानी अपनी जो ननद है उसके साथ में भी प्यार प्रेम करो, सासू का गले प्यार प्रेम करो, यही बात होगी। बिल्कुल यही बात है जी। मुझे तो मतलब सारे रिश्ते इतने परफेक्ट मिले हैं, तो मैं तो सबको यही कहूंगी कि छोटी मोटी चीजें अगर घर में होती भी हैं तो इग्नोर करना चाहिए। जब तक आप इग्नोर नहीं करोगे तब तक तो रिश्ते देखो अच्छे चल ही नहीं सकते, छोटी छोटी चीजों को पकड़ के। और ये नहीं है कि मैंने भी इतने सारे निभाए तो उनमें कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं थी। मतलब छोटी छोटी चीजें हर किसी के साथ होती हैं, उनको इग्नोर करके ही आगे बढ़ा जाता है। तो भाई सभी अपने फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते रखो। सास ननद, आप जब तक उनको सास ननद समझोगे तो वो सास ननद ही बन के रहेगी। सास को माँ समझो, ननद को बहन जैसा समझो, अपने आप दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, तो मेरे साथ जो चीज है मैं वो चीज एक बात रहेगी अपनी इसमें बीच में, जब आपकी मतलब या मैरिज हुई, लव मैरिज, तो उस टाइम पे सासू ने, ननदा ने, मतलब उन्होंने पूरे खुश थे? सारे बहुत खुश थे सभी। अच्छा, सारे खुश थे, बहुत अच्छे से मेरा वेलकम हुआ था, सभी बहुत खुश थे। और अब भी वो गर्व करते हैं इस बात पे कि हमें कोई दुख नहीं है कि उस टाइम उन्होंने भी अपने रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार भी मतलब अपोजिट थे उनके, उनको भी दिक्कत थी कि ना करना। लेकिन अब वो सब इतना अच्छा फील करते हैं, वो यूं ही कहते हैं कि हमें गर्व है कि
मतलब मैं उनके घर की बहू हूँ और मुझे भी सीरियसली गर्व है कि मैंने सबसे लड़के ये चीज़ करी, शादी करी, तो सच में इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। और मैं यही कहती हूँ भाई, लव मैरिज गलत नहीं है, निभाने वाला होना चाहिए। मैरिज चाहे अरेंज हो या लव, जब तक एक दूसरे को पार्टनर समझेंगे नहीं ना, तब तक चल ही नहीं सकती। लव मैरिज को तो खराब कर रखे कि लव मैरिज बेकार है। मैंने लव मैरिज करी, सबसे लड़के करी, सब मेरे खिलाफ थे। 14-15 साल मुझे मेरे चाचा ताऊ कोई बोलते भी नहीं थे, मतलब मैंने बताया। लेकिन लास्ट में सबने ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि हाँ, जो भी डिसीजन लिया सबसे लड़की लिया, लेकिन अच्छा लिया कि दोनों परिवारों को संभाला। जो भी दुख परेशानी मैं अकेली जिन चीज़ों से लड़ती आई, उसमें मेरे बिल्कुल बराबर के भागीदार मेरे पति रहे। और लड़ाई झगड़े भी होते हैं, सारी चीज़ें मैं ये नहीं कहती सब परफेक्ट है, लड़ते हैं, कौन नहीं लड़ता। लेकिन कभी ये चीज़ नहीं है कि तेरी माँ यूँ, तेरा भाई यूँ, तेरा परिवार यूँ, मतलब आज तक उनकी जुबान पे भी ये चीज़ नहीं आती। और मैं भी कभी फैमिली को हम बीच में लेके नहीं आती। लड़ाई होती सिर्फ हम लोगों तक रहती है। और 15 साल हो गए, आप सब लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और छोटी मोटी चीज़ें मैं ऐसे इग्नोर करती रहूँगी। मुझे लगता है जितनी भी भगवान ने ज़िंदगी बख्शी है वो साथ ही देतेगी बहुत अच्छे से। ये चीज़ें गलत है लोगों का कहना कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती, चलती नहीं है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी हमारी मैरिज बिल्कुल वैसे मुझे फील नहीं होता 15 साल हमारी शादी को हो गए। सिर्फ वीडियो में दिखावा नहीं, लोग बोलते हैं, ये चीज़ भी बोलते हैं कि वीडियो में दिखावा, इतना नज़दीक, ये वो, कोई दिखावा नहीं। दिखावा आप कितनी देर कर लोगे? 10 मिनट, 5 मिनट। मतलब रोज रोज तो दिखावा नहीं हो सकता कि मार कूट के लड़ाई झगड़ा करके जबरदस्ती क्या हो ना यार, 2 वीडियो साथ पढ़वाओ, 2 फोटो साथ खिंचवाओ, वो चीज़ें दिख जाती हैं। तो वो जो 15 साल पहले वाली फीलिंग थी ना, वही फील मुझे आ जाता है। मेरा बच्चा जबकि 14 साल का हो गया, हमें लगता ही नहीं है कि हमारी शादी को 15 साल हो गए। बिल्कुल मतलब न्यू कपल की तरह ही मुझे आज भी वही फीलिंग आती है। तो मैं नहीं मानती कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती। अगर पार्टनर समझदार है, एक दूसरे को समझते हैं, तो बिल्कुल सक्सेस होती है। और उस लव मैरिज में मैंने तो अपनी दोनों फैमिली को बहुत अच्छे से संभाला, और ना मेरी फैमिली को दिक्कत है। मतलब मायके को ससुराल से दिक्कत नहीं, ससुराल को मायके से दिक्कत नहीं। सब परफेक्ट है, भगवान की दया से सब अच्छा है। सुनना तो पड़ता है, देखो चीज़ें थोड़ी बहुत चीज़ें हो तो इग्नोर तो करनी पड़ती है। आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके बैठोगे तो माँ बेटे का भी रिश्ता नहीं निभ सकता। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ को भी एक टाइम पे, मतलब ये आपने भी जैसे सुना ही है, कोई कहता है कि जब बच्चा बराबर का हो जाए तो उसको माँ बाप वाला उसके साथ बिहेव नहीं, दोस्त वाला करना चाहिए। तो वहाँ पे भी माँ बाप मतलब एडजस्ट करते हैं ना कि अब बच्चे को ये चीज़ नहीं बोलनी। तो थोड़ा सा अपने मन को समझाओ, अपने आप को समझाओ। और जैसे माँ की सुनते हैं वैसे सास की सुन लो। मेरी सास मेरे साथ रहती है, अभी भी कुछ कह दे तो डांट देती है, बहुत मतलब बुरे तरीके से भी डांट देती है। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं बोलना नहीं छोड़ती। फिर बोलना छोड़ दिया, जहाँ आप रिश्तों में बात करना छोड़ दोगे ना, आप चाहे लड़ो, मतलब बात करो, चाहे लड़ाई ये करो, लेकिन बात करना बंद मत करो। हस्बैंड वाइफ भी लड़ते हैं, लड़ लिए, लेकिन बात करना नहीं छोड़ते हम। जहाँ बात करना बंद हुआ, वहाँ रिश्तों में दूरी आना शुरू हो जाती है, मेरा मानना ही है। ननद के साथ भी कोई भी मतलब बात हो गई तो ये नहीं है कि अब उसको लगा के बैठ गई, तूने उसको ये कहा, उसको ये कहा। बात करके उसको वही सॉर्ट आउट कर लेते, दिल पे नहीं लेते। मम्मी भी डांट दे तो बात करना नहीं छोड़ती। लो खाना लो, लो चाय लो, मतलब बात करना नहीं छोड़ना। क्या हो गया, लड़ ली तो लड़ ली, अब क्या जिंदगी भर नहीं बोल लेंगे? फिर 2 बात वो मुझे कह लेती है, प्यार से बैठ के बस एक बार मतलब कंधे पे सिर रखा और फिर खुश हो जाती है। चलो भाई, वीडियो ने करिए शेयर। साथियों सारे का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत, जय रिया। जिम्मेदारी आपके ऊपर है भाई को भी आगे बढ़ाना, क्योंकि आप भी आगे बढ़ रहे थे, पढ़ने लग रहे थे। तो भाई को किस प्रकार था अपना आगे बढ़ाया साथ में लेके से? भाई को जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पीछे कि इतना स्कूल का जैसा मेरा रहा शेड्यूल वैसा ही उसका रहा था। यहाँ आने के बाद उसका स्कूल कंटिन्यू हुआ था, और शुरू से बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान भी नहीं दे पाया। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वो भी नहीं था कि बहुत इंटेलिजेंट है, कि बहुत ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन मतलब वो कर पाए। तो हमने उसको यहीं पे, मैं मेडिकल लाइन में थी तो उनको भी मतलब MPSW करवाया, और मेरे हस्बैंड मार्केटिंग में ही हॉस्पिटल लाइन में ही जॉब करते हैं। तो उन्होंने हॉस्पिटल में ही उनको, जब शुरुआत उसने करी थी तो बिल्कुल फ्री में उसने मतलब प्रैक्टिस करना शुरू करा था, कोई पैसे वैसे नहीं देते थे। लगभग 6-7 महीने उसने काम सीखा, और फिर धीरे धीरे करके 3,000-4,000 रुपये की चलो खर्चा मतलब मिलने लग जाए, आने का अपना किराया भाड़ा निकल जाए कुछ इस हिसाब से। और अब वो अच्छे खासे जॉब कर रहे हैं मातृका हॉस्पिटल में रेवाड़ी। शुरुआत 0 से थी, पर अब संतुष्ट है। हस्बैंड में और आप में दोनों में तो है, गुस्सा किस ना हो सबसे ज्यादा? मेरे को सबसे ज्यादा आता है। हस्बैंड भी नहीं आता है उनको, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा आता है। मैं कंट्रोल नहीं कर पाती गुस्सा आने के बाद। अच्छा। बहुत गुस्सा आता है मुझे। और उनको आता है उस टाइम पे आप?
वो तभी बात खराब हो जाती है जब दोनों को मतलब बराबर सेम आ में- जाए, बराबर आ जाए। सेम, हाँ। हाँ। जमा बराबर की टक्कर। अच्छा हाँ। गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, दोनों में बराबर है। अच्छा, एक बात और है, मतलब सोशल मीडिया आपने देखा, हाँ, बहुत सारी महिलाएं जो है इन्फ्लुएंसर बनी हुई हैं, तो सोशल मीडिया पे आने का आपका कारण क्या रहा, मतलब किस कारण का है? क्या पति ने मना नहीं करा जब आप इंस्टाग्राम आपने यूज करा, रील बनाई? नहीं, मना नहीं करा उन्होंने। मुझे शुरू से ही शौक था फोटो वोटो खिंचवाने का, मतलब मॉडलिंग का, डांस वांस का, एक्टिंग करने का। लेकिन पढ़ते पढ़ते जॉब में चली गई तो वो चीज़ें थोड़ा कम हो गई थी। लेकिन हाँ, फोटो वोटो और वीडियो, मेरा अकाउंट प्राइवेट था, मतलब पब्लिक नहीं था उस टाइम में। फिर मना वो मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं करते थे, सिर्फ एक बार डिस्कस करना होता था कि ये करना चाहती हूँ, तो बोला कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पब्लिक अकाउंट थे मेरे। फिर एक चीज़ और ज़िंदगी में ऐसी आई कि उसने ना, मतलब एक ऐसा टाइम आया, ऐसा मोड़ आया कि चीज़ें सारी उलट पुलट हो गई। उस टाइम से मतलब दिमाग इतना ज़्यादा वो था, कोई नॉन टू था मेरा जिसने पैसों का बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया था। हम लगभग 30-35 लाख रुपए मान के चलो कि हमारा लॉस हो गया। बहुत नज़दीकी बैठने वाला कोई बंदा था। उसके बाद हमारी, मतलब मेरी तो बहुत ज़्यादा ही, आदमी फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन औरत तो बर्दाश्त कर नहीं पाती ये चीज़ें। वो वही कि उनको थी लेकिन वो दिखाते नहीं थे। और मेरी मानसिक हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो जब भी हम लोग फ़ोन देखते, सोशल मीडिया पे कॉमेडी वीडियो वगैरह देखते, ये सब चीज़ें, तो थोड़ा सा मतलब दिमाग डाइवर्ट हो जाता था। तो वो देखते देखते दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भी ये चीज़ें शुरू करूँ। हर रोज़ एक नया बहाना ढूंढते थे कि इन चीज़ों में कब तक उलझे रहेंगे, जब ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, इतनी मेहनत करी है, मतलब